हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं एसके गुप्ता आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के थर्ड लेक्चर में वेलकम करता हूं। बच्चों, अगर इससे पहले आपने 2 लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले उस लेक्चर को कंप्लीट करो। 2 लेक्चर के बाद मैंने एक वर्कशीट भी आप लोगों को सेंड की थी, वो वर्कशीट भी आपको कंप्लीट करने हैं। वो 2 लेक्चर में ही हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है, डाउट्स आए आपको, मैक्सिमम 10 से 15 क्वेश्चन डाउट्स हो सकते हैं। आप ग्रुप में डाउट्स भी सेंड कर सकते हो, मैं डाउट आपका सॉल्व करके सेंड कर दूंगा। फिर भी मेरे बच्चे के अलावा अगर कोई और भी बच्चा देख रहा हो ये लेक्चर, उनको भी डाउट्स आती है, कुछ भी डाउट्स आती है, तो इंस्टाग्राम का पेज डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फेसबुक का पेज दे रखा है, आप उस पे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कंसल्ट कर सकते हैं। देखिए, मैं पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था आपको वो एक बार रिकैप दे देता हूं, फिर मैं आगे की लेक्चर को कंटिन्यू करता हूं। और आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से एग्जैक्टली केमिस्ट्री स्टार्ट होने वाली है। आज के लेक्चर से केमिस्ट्री स्टार्ट होने वाली है, पूरी 11th में भी यूज होगा, पूरा 12th भी यूज होगा। तो बहुत ध्यान से इस लेक्चर को आप देखोगे। एक बार अगर नहीं समझ आती है तो आप पूछोगे, फिर भी नहीं समझ आती है, फिर एक बार लेक्चर दोबारा रिपीट करके देख सकते हो। हर एक वर्ड, हर एक चीजें इसमें आपको क्लियर होनी चाहिए। एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस आपको क्लियर होनी चाहिए आज के लेक्चर का। तो मैं उम्मीद करता हूं आप फुल्ली कॉन्सेंट्रेट के साथ ये वीडियो लेक्चर देखोगे। सही है बच्चों। मैं पिछली लेक्चर में क्या पढ़ाया था वो मैं बता देता हूं। एटम के बारे में मैंने कुछ बात बताई थी आपको। एटम से रिगार्डिंग बताई थी कि एटम हमारे पास क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट एलिमेंट का होता है, जो कि अकेला एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। यही बोला था बच्चों। और वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। फिर हमने एटम्स के अकॉर्डिंग थियरी देखी थी, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, उसका ड्रॉबैक्स देखा था। फिर हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम्स देखे थे। रिप्रेजेंटेशन में ऑफ एटम्स में हमने इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालना है, प्रोटॉन्स कैसे निकालना है, न्यूट्रॉन्स कैसे निकालना है, ये सारी स्टोरी आपको पहले ही मैं बता चुका हूं। अभी हमारे पास जो मेन पॉइंट है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। और भी कुछ चीजें मैंने बताई थी, एक बार आप जाकर उसको, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप पहले देख लोगे। आइसोटॉप्स के बारे में बताया था, ये आगे अपने चैप्टर्स में यूज होने वाला है बच्चों। आइसोटॉप्स बताया था, आइसोबार बताया था, सही है ना। आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना, आइसो न्यूट्रॉनिक, आइसोस्टर, आइसोडाइफर, ये सारी टर्म्स हमने पिछली क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था आपको। उसके बाद मैंने एक वर्कशीट भी सेंड की थी, आपने किया भी होगा, उम्मीद करता हूं। सही है बच्चों। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं आपको बताता हूं। ध्यान से सुनेंगे सारी चीजों को, और हम आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। सुनिए, हमारे लिए एटम मैं तो पहले ही आपको बता चुका हूं। एटम के बाद जो हमारे पास कहानी आती है मॉलिक्यूल्स का। मॉलिक्यूल्स क्या होता होगा, देखिए यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं आज मॉलिक्यूल्स के बारे में, है ना। बहुत बच्चों को पता ही नहीं होता है, तो ध्यान से सुनेंगे आप मेरी बातों को। यहां पे क्या है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। मॉलिक्यूल्स क्या है, जब 2 और 2 से ज्यादा एटम को आप कंबाइन करते हो, केमिकली कंबाइन करते हो। मॉलिक्यूल्स क्या है मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 2 और 2 से ज्यादा एटम को अगर आप केमिकली कंबाइन करते हो, सही है ना, केमिकली कंबाइन करते हो, तो जो हमारे पास नया कंपाउंड फॉर्म होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, मॉलिक्यूल्स। और ये केमिकली जो कंबाइंड मॉलिक्यूल्स है वो कौन से बॉन्ड से कंबाइन होना चाहिए, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड से कंबाइन होना चाहिए।
हमने 10th में थोड़ी बहुत तो कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ी है ना बच्चों, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच बॉन्ड जो बनती है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। एग्जांपल्स हमारे पास क्या है, H और Cl ले लो। H क्या है, नॉन मेटल, Cl भी नॉन मेटल है। दो नॉन मेटल को हमने कंबाइन किया और दो डिफरेंट एटम को कंबाइन किया है, केमिकली कंबाइन किया है, इसलिए क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स होगा। वैसे ही हमारे पास O2, देखो दो सेम एटम है लेकिन दो एटम है या नहीं है, दो सेम एटम है, हमने केमिकली इनको कंबाइन किया है, हमने इनको केमिकली कंबाइन किया हुआ है, तो ये क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। O3 का भी आप एग्जांपल्स ले सकते हो। O3 ओजोन, आप लोगों ने सुना भी होगा, 3 ऑक्सीजन एटम केमिकली कंबाइन है और ये किस चीज से कंबाइन होंगे बच्चों, किस चीज से कंबाइन होंगे, अरे बोलो बोलो, किस बॉन्ड से कंबाइन होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड से कंबाइन होंगे, तो ये क्या होगा, क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होगा। HClO4 ले लो, HNO3 ले लो, H2SO4 ले लो, ये सारे मॉलिक्यूल्स कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू कंबाइन है, तो ये क्या है, मॉलिक्यूल्स है। एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि NaCl भी क्या है सर, दो डिफरेंट एटम है, दो डिफरेंट एटम है, दोनों केमिकली कंबाइन है, लेकिन कौन से बॉन्ड से, क्या ये कोवेलेंट बॉन्ड से कंबाइन है, नहीं बच्चों, ये आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, जो हमने क्लास 10th में पढ़ा था। आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोला करते थे। अगर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है या आयनिक बॉन्ड से कंबाइन है तो इसको फॉर्मूला यूनिट बोला करते हैं। यानी कि अकेला कभी NaCl एग्जिस्ट नहीं करेगा, बहुत सारे NaCl मॉलिक्यूल्स हमारे पास आसपास सराउंड उसके होते हैं, बहुत सारा Na सराउंड होता है, बहुत सारा Cl सराउंड होता है, तो हम दोनों का क्या ले लेते हैं बच्चों, रेशियो लेने के बाद जो हमारे पास फॉर्मूला बना उसी को हम फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं। Na सपोज जैसे एग्जांपल की बात करो कि NaCl में ऐसा हो सकता है कि 100 Na मॉलिक्यूल्स है और 100 Cl मॉलिक्यूल्स है, दोनों का रेशियो हमने लिया तो 1:1 आया, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बना Na और Cl बना, इसको हम फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं। सही है, तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स नहीं है, ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स नहीं है, ये बात ध्यान रखोगे, ये बात ध्यान रखोगे। आई बात समझ, अरे सॉरी, आई बात समझना बच्चों। फिर हमारे पास फॉर्मूला यूनिट की भी हमने बात बता दी। एटम्स पे हम थोड़ी सी और डिस्कशन करेंगे बच्चों। हमारे लिए एटम्स तो हमने सीख लिया कि एटम्स क्या होता है। एटम्स अगर बात आ गई, एटम्स बात आ गई, एटम्स बात आ गई है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे, हम एटम का मास के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, यानी एटॉमिक मास के अबाउट जानने की कोशिश करते हैं। एटॉमिक मास जानने की कोशिश करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, आपसे राइज करता हूं छोटा छोटा क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। मैं पूछूं सबसे पहला कि आपका मास कितना है, आपका वेट कितना है, वेट पूछता हूं, आपका वेट कितना है, तो आप क्या बताओगे। सपोज मेरा जब से कोई वेट मेरा पूछता है कि गुप्ता सर आप अपना वेट बताइए क्या है, तो मैं क्या बताऊंगा, हो सकता है 60 या 62 kg, 60 62 यही बोलूंगा मैं। उनको 60 या 62 बोल दिया तो वो समझ गए कि क्या मैंने बोला है यार, क्या बोला है, उनको केजी ही बोला होगा, केजी ही बोला होगा, ग्राम तो बोल नहीं सकता, 60 या 62 kg। उन्होंने मेरे से क्या पूछा था, वेट पूछा था, क्या पूछा था, वेट पूछा था, मास नहीं पूछा था, वेट पूछा था। बात समझ में आ रही है, मैंने क्या बोला, 62 बोला। अब देखो वेट और मास दो अलग अलग टर्म्स होती है। मैं केमिस्ट्री अगर पढ़ा रहा हूं तो दोनों वर्ड मेरे लिए सेम हो सकता है, लेकिन फिजिक्स वाले सर के लिए सेम नहीं है। आप लोगों ने थोड़ी बहुत 9th में पढ़ी होगी फिजिक्स, तो आपको पता होगा कि फोर्स जो होता है, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, पढ़ा होगा ना, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि 9.81 है ना, 9.8 जनरली लेते थे हम लोग, सही है ना बच्चों, 9.8 लेते थे। यानी कि अपने मास में क्या मल्टीप्लाई करोगे, जी की वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे तो वेट आता है। लेकिन क्या हमसे कोई मेरा वेट पूछता है तो क्या मैं जी का वैल्यू मल्टीप्लाई करके बोलता हूं, नहीं बोलता हूं। मैं नॉर्मली क्या बोल देता हूं, जो मेरा एक्चुअल केजी में, यानी मास अपना बताता हूं, उनको मास बताता हूं। नॉर्मली वो क्या समझ लेते हैं,
है ना। मेरे से वेट उन्होंने पूछा, मैंने उनको क्या बताया, मास बताया, तो वो अंडरस्टूड कर लेते हैं कि ये वेट ही है। तो अपने केमिस्ट्री के लिए दोनों टर्म्स अलग नहीं है बच्चों, अलग नहीं है। जो कॉमन लैंग्वेज में यूज की जाती है वही हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। फिजिक्स में लेकिन दोनों चीजें अलग अलग है, मास और वेट। आज से दिमाग में डाल लो कि एटॉमिक मास आए या एटॉमिक वेट आए, दोनों चीज क्या है, सेम है। दोनों चीज क्या है बच्चों, सेम है। अब है क्या ये, अब है क्या ये? देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सी बात है। एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास की हम बात कर रहे हैं। सिंपल की बात क्या है, ऐसा अगर वही मैंने बताया कि मेरा वेट कोई पूछा तो 60 बता दिया, तो 60 क्या क्या हो सकता है, ग्राम है, मिलीग्राम है, केजी है। तो अब भी हमारे सबको पता है कि एसआई यूनिट में मान लिया गया क्या है हमारे लिए, ये क्या है एसआई यूनिट में, केजी। तो सबने अगर नहीं भी मैं बोलूंगा तो 60 सब लोग क्या अंडरस्टूड करेंगे कि 60 केजी मेरा वेट है। क्लियर है बच्चों, 60 केजी मेरा वेट है। आई बात समझ या नहीं आई, 60 केजी मेरा वेट है, सही है। तो एटम के बारे में हम कैसे वेट फाइंड आउट करें, वेट एटम का वेट कैसे फाइंड आउट करें। एक तो एटम ऐसे ही नहीं दिखता है, एटम तो अपने को ऐसे ही नहीं दिखता है, तो एटम का वेट कैसे फाइंड आउट किया जाए बच्चों। बहुत टेंशन की बात थी साइंटिस्टों के लिए, टेंशन की बात थी कैसे मेजर किया जाए। तो एक आइडिया आया, सोचो पहले क्या एसआई यूनिट नहीं थी, यानी केजी यूनिट नहीं था, तो क्या सामान कोई खरीदता नहीं था, क्या सामान कोई बेचता नहीं था, खरीदता बेचता जरूर होगा यार, है ना। अभी भी आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभार आप मार्केट गए होंगे तो वहां पे स्टैंडर्ड वो लोग वेट बॉक्स नहीं रखते हैं, छोटा छोटा पत्थर आप लोगों ने देखा होगा रखा हुआ होगा, हो सकता है आपने देखा हो। जैसे मैं आप लोग को लेके चलता हूं एक एग्जांपल पे, उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद की कहानी मैं बताता हूं। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, जल्दी करिए, ले लिया गया स्क्रीनशॉट। देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया है ना। ये नीचे वाले टर्म्स को एक्सप्लेन करना मेरा बाकी है, मैं करूंगा, टेंशन ना लो। ऊपर वाले टर्म सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं मैंने। ये देखो हमारे लिए क्या है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। मैं क्या बोल रहा था बच्चों कि मैं मार्केट गया, सपोज ये वेट बॉक्स मैंने बना दिया, लो ऐसा ही तराजू पता है ना आप लोगों को, तराजू, ये लो तराजू हमने बना दिया, सही है। इधर से इस टाइप का ही तराजू बनता है बच्चों, बना दिया लो। अब क्या हुआ, एक साइड क्या करता है, वो सब्जी वाला क्या करता है बताओ, सब्जी वाला ही क्या करेगा कि इधर अपने को सब्जी रख देगा, है ना। इधर अपने को कोई भी सब्जी रख दिया, मैं लिख देता हूं, सही है, कोई भी सब्जी रख दिया। और इधर क्या रख दिया बच्चों, इधर क्या रख दिया, बोलो वेट बॉक्स रख दिया। वेट बॉक्स में क्या हो सकता है, बोलो स्टैंडर्ड वेट बॉक्स हो सकता है उसके पास 200 ग्राम का वेट बॉक्स हो सकता है 100 ग्राम का वेट बॉक्स हो सकता है 1 केजी का वेट बॉक्स हो, अलग अलग वेट बॉक्स हो सकते हैं। या बहुत सारे देखा होगा आप लोगों ने कि वो लोग क्या रखते हैं, पत्थर रखते हैं, स्टोन रखते हैं, और बोल देते हैं कि ये 200 ग्राम का स्टोन है। तो कैसे रखा होगा 200 ग्राम का स्टोन बॉक्स, स्टोन कैसे रखा होगा कि ये बोल दिया कि ये 200 ग्राम का ही है। तो उसने क्या किया होगा, इधर 200 ग्राम ओरिजिनल किसी से ले लिया होगा, है ना, उधार किसी से लिया होगा वेट बॉक्स 200 ग्राम का, और 200 ग्राम इधर क्या डाला होगा, बोलो 200 ग्राम का कोई पत्थर क्या किया होगा, स्टोन क्या कर लिया होगा, मेजर कर लिया होगा। अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको लेबलिंग इसने कर दिया कि अब ये मेरा स्टोन जो है वो क्या है बच्चों, ये 200 ग्राम का है। लेकिन हम नहीं मानते, हम अपने को लगता है कम देगा या ज्यादा देगा, इसको हमने फिक्स नहीं किया। किसको हमने फिक्स किया है, इसको हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया, तो सब लोग इसको मानते हैं, इसको नहीं। ऐसा नहीं है कि एक यूनिट नहीं है, बना सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं इसको स्टैंडर्ड यूनिट, लेकिन पूरे वर्ल्ड में जो यूनिट फिक्स है ये वाली है, तो हम इसको मान के चलते हैं। तो ऐसे ही एटम के साथ भी कुछ कहानी है, एटम के साथ भी कुछ कहानी है। देखो एटम के लिए मैं क्या कहानी बताता हूं, ध्यान से सुनोगे, अभी ध्यान से सुनोगे, ध्यान से सुनना बच्चों। यहां पे हमने क्या किया ना, यहां पे हमने बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट लिया है, बहुत प्यारा सा। इधर हमने एक एटम डाला,
एक एटम डाला कोई भी, एक एटम जिसका मास मेजर करता है। सपोज मैंने मेजर करना है मेरे को नाइट्रोजन का मास, है ना, एटॉमिक मास नाइट्रोजन का मेरे को मेजर करना है। एक नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक मास मेरे को मेजर करना है, तो मैंने क्या किया, अब कैसे मेजर करूं, मेरे पास कोई स्टैंडर्ड रेफरेंस नहीं है। तो उस समय सबसे ज्यादा नेचर में एबंडेंस क्या था, कार्बन था। कार्बन सबसे ज्यादा एबंडेंस में था, तो मैंने इधर कार्बन डाल दिया। क्या डाल दिया, कार्बन एटम डाल दिया, कार्बन एटम एक डाल दिया। देखा ये अनबैलेंस हो गया, देखा कि नाइट्रोजन अभी भी हेवी है। टेंशन में आ गया मैं कि अब क्या करूं। तो इन्होंने क्या किया कि कार्बन को लिया, कार्बन एटम को लिया और इसको 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में डिवाइड किया बच्चों, 12 पार्ट में। ऐसे ले लो, ये हमारे पास कार्बन है, कार्बन एटम का, और कितने पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, 12 पार्ट में। तो एक पार्ट ले लो इसका। अगर हमारे पास क्या है बच्चों कि मास ऑफ कार्बन एटम, हमारे पास मास ऑफ वन कार्बन एटम इक्वल टू 12 पार्ट। आया नहीं आया, अरे आया नहीं आया, 1/12 पार्ट ऑफ स्मॉल पीस, 12 पार्ट ऑफ स्मॉल पीस ऑफ, सही है, पीस ऑफ कार्बन, 12 पार्ट ऑफ स्मॉल पीस ऑफ कार्बन। ये एक कार्बन एटम है, बात समझ में आती है। अब क्या हुआ, मेरे को एक पार्ट का अगर वेट मेजर करना है, तो मास ऑफ 1 पार्ट ऑफ कार्बन क्या आएगा, मास ऑफ 1 पार्ट ऑफ कार्बन क्या आएगा बच्चों, बताओ क्या आएगा, 1/12 मास ऑफ 1 C कार्बन एटम। उस समय नेचर में हमने C12 आइसोटॉप सबसे ज्यादा मिल रहा था, तो C12 आइसोटॉप्स को उस समय लिया गया है, कंसीडर में लिया गया है। अब देखो, अब आसान हो गया, ये छोटा पार्ट हो गया है सबसे ज्यादा, और 12 पार्ट में ही क्यों डिवाइड किया गया, ये आपको पता चलेगा कि कार्बन का जो मास होता है ना बच्चों, वो 12 होता है। तो 12 पार्ट में कर दोगे तो सबसे छोटा पार्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, 1। तो ये हमने क्या किया कि यहाँ पे एक इसका छोटा पार्ट डाला, दूसरा छोटा पार्ट डाला, तीसरा डाला, चौथा डाला, पांचवा, ऐसे करके डालते गया। और कितना रखना पड़ा अपने को, पता चला कि जो हमारे पास क्या आया बच्चों कि मास आया, क्या आया, मास ऑफ नाइट्रोजन एटम जो आया बच्चों, मास ऑफ नाइट्रोजन एटम कितना आया, 14 टाइम्स ऑफ 1/12, यानी यही वाला हम रख रहे हैं बच्चों यहाँ 1/12 मास ऑफ 1 C12 एटम। अरे क्लियर है क्या, ये पॉइंट क्लियर है क्या कि मास ऑफ नाइट्रोजन एटम हमने कैसे फाइंड आउट किया, आपके पास हमने कार्बन को छोटे छोटे पीसों में 12 पीसेज में डिवाइड कर दिया, सही है ना, 12 पीसेज में डिवाइड कर दिया। तो एक पीस का वेट कितना होगा, मास ऑफ 1 कार्बन एटम डिवाइडेड बाय 12। तो ये सबसे छोटा पार्ट है। अब इसके साथ बाकी का मेजरमेंट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो ये आया। फिर हमने देखा कि मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इधर डाल सकते हैं ना बच्चों, मास ऑफ क्या डाल दिया, ऑक्सीजन एटम डाल दिया। तो मास ऑफ जैसे ऑक्सीजन एटम हमने डाला, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम डाला, तो क्या आया बच्चों, ये देखा गया कि 16 टाइम्स ऑफ 1/12 मास ऑफ 1 C12 एटम। अरे बोलो हाँ या ना, आ सकता है नहीं आ सकता। फिर हम मास ऑफ अगर सोडियम एटम की बात करें तो इधर सोडियम रखूंगा, बाकी इधर वही स्मॉल पीस। तो कितना स्मॉल पीस रखना पड़ा, 23 टाइम्स ऑफ 1/12 मास ऑफ 1 C12 एटम। अरे आया नहीं आया, अरे बोलो आया नहीं आया बच्चों, अरे आया नहीं आया, आया ना बच्चों। तो एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास हमारे पास, अभी मैं आऊंगा एटॉमिक मास के भी डेफिनेशन पे, आऊंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो यहां से देखो, अब ये बार बार मेरे को लिखना पड़ रहा है, नहीं लिखना पड़ रहा है, मैं टेंशन में आ जाऊंगा या नहीं आ जाऊंगा, बोलो हाँ या ना। तो इसको एक छोटा सा यूनिट नहीं मान लूं क्या मैं, इसको मैं एक छोटा यूनिट नाम क्यों ना दे दूं। तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, क्या आया ख्याल, देखिए एक छोटा सा मेरे दिमाग में ख्याल आया कि आज से हम 1/12 मास ऑफ 1 C12 एटम को क्या बुलाया करेंगे,
बोलो बोलो 1 AMU बुलाया करेंगे, या क्या लिख सकते हैं बच्चों? 1 EU। AMU और U का मतलब क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। क्या है? एटॉमिक मास यूनिट, और यूनिफाइड मास भी बोलते हैं, यूनिफाइड मास। तो अब मेरे से कोई पूछेगा कि बताओ सर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, मेरे से कोई पूछा तो मैं क्या बोलूंगा? 14 AMU। AMU बोल दिया, इसका मतलब 1/12 मास ऑफ 1 C12 एटम आएगा ही आएगा। क्लियर है? मास ऑफ, अगर अपने से कोई पूछ दे मास ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या आएगा बच्चों? बताओ 16 AMU आ गया। फिर मास ऑफ क्या आ गया? सोडियम एटम। मास ऑफ सोडियम एटम कितना आ गया बच्चों? मास ऑफ सोडियम एटम बताओ कितना आ गया? मास ऑफ सोडियम एटम कितना आ गया बच्चों? 23 AMU। अरे क्लियर है क्या कि कैसे हम मास निकाल रहे हैं? अरे है या नहीं क्लियर? मास कैसे निकाल रहे हैं? क्लियर है? AMU। अभी AMU के बारे में हम और एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया आप लोगों ने? अच्छी बात है। देखिए अब आते हैं डेफिनेशन पे एटॉमिक मास का। बेसिकली एटॉमिक मास क्या? एटॉमिक मास इज द नंबर। एक नंबर है बच्चों, एक नंबर है, नंबर जो कि आपको क्या बताने वाला है? हाउ मेनी टाइम्स एन एटम और एन एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 मास ऑफ 1 C12 एटम। कितना टाइम्स ज्यादा है 1/12 मास ऑफ 1 C12 एटम से, वही एटॉमिक मास होगा। यानी कि यहां से एटॉमिक मास का हमारे लिए फॉर्मूला क्या होगा? हेवी, कितना टाइम्स हेवियर है तो उससे डिवाइड भी कर दो। तो मास ऑफ एटम डिवाइडेड बाय क्या करेंगे बच्चों? 1/12 मास ऑफ बोलो 1 C12 एटम। आया नहीं आया? अब अगर ये मास आप ग्राम में ले रहे हो तो ये भी मास किस चीज में लोगे? ग्राम में लोगे। ये मास अगर केजी में ले रहे हो तो ये भी मास केजी में लोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। अब यहां से देखो ये यूनिटलेस हुआ है नहीं हुआ? यहां ग्राम होगा तो ये भी ग्राम कैंसिल हो जाएगा। तो जस्ट एक ये नंबर है, रेफरेंस है, जो बताता है कि कितना टाइम्स ज्यादा है 1/C12 मास ऑफ 1 C12 एटम से किसी भी एटम का मास, वही एटॉमिक मास होता है। एग्जैक्ट मास निकालने के लिए हमने क्या किया? मास ऑफ एटम इक्वल टू एटॉमिक मास इनटू 1/12 मास ऑफ 1 C12 एटम। तो उसकी यूनिट क्या होगी? AMU। आ रहा है नहीं आ रहा? मास ऑफ एग्जैक्ट एटम, जैसे मास ऑफ नाइट्रोजन एटम हो गया तो 14, तो अगर 14 क्या हुआ? एटॉमिक मास, लेकिन AMU क्या हुआ? 1/12 मास ऑफ 1 C12 एटम, वही तो मल्टीप्लाई हुआ है। हमने बचपन में सीखा था, हमने सीखा हुआ है कि बताओ नाइट्रोजन का मास क्या होता है? तो बहुत लोग क्या बताते हैं? 14। बहुत लोग क्या बताते हैं? 14 AMU। बहुत लोग क्या बताते हैं? 14 ग्राम। अब कौन सा है भाई? मेरे को कैसे पता चलेगा? उसी के लिए हम सीख रहे हैं। अभी तक तो क्लियर है ना बच्चों कि AMU कहां लगाना है? कि मास ऑफ नाइट्रोजन एटम पूछा जाए तो AMU लगाना है वहां। मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, यानी एक नाइट्रोजन एटम का मास अगर अपने से पूछा जाए तो हम 14 AMU बोला करेंगे। क्लियर है बच्चों? एटॉमिक मास अगर सिर्फ पूछा जाए नाइट्रोजन का क्या होता है तो हम क्या बताएंगे? सिर्फ और सिर्फ 14 बताया करेंगे। दो चीज क्लियर है। तीसरे चीज पे भी हम आएंगे, तीसरी भी चीजें पे आएंगे, बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनो, ये चीजें हो गया, ये हो गया। देखो तीसरी चीज की तरफ आते हैं। हमने क्या बोला? AMU को ध्यान से देखिएगा। AMU कितना था बच्चों? 1 AMU इक्वल टू हमारे पास क्या था? 1/12 मास ऑफ 1 C12 एटम। यही पढ़ा? अरे पढ़ा है नहीं पढ़ा? बोलो। 1/12 मास ऑफ 1 C12 एटम पढ़ा या नहीं पढ़ा? बोलो हाँ या ना? कुछ तो बोलो यार, तुम लोग तो बोल ही नहीं रहे हो। देखो तो ये पढ़ा, तो ऐसा थोड़ी ना है यार कि अभी हमारी टेक्नोलॉजी तो डे बाय डे ग्रो कर रही है तो क्या हम छोटे से एटम के मास को मेजर नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी डिवाइस है जिसके थ्रू हम मास, छोटे से छोटे एटम का मास को हम मेजर कर सकते हैं। तो इसका भी मास पता चल गया कि मास ऑफ
1C12 एटम का जब देखा गया, मास ऑफ 1C12 एटम जब हमारे पास कैलकुलेट किया गया, तो ये बच्चों कितनी आती है बताइए? ये बच्चों आती है 1.99 इंटू 10⁻⁴ कितना आता है बच्चों? 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम आया था। कितना आया था? ये किस से हम डिवाइस के और उसके एक्सपेरिमेंट पे नहीं जाने वाले हैं, इस डेटा पे जाने वाले हैं। 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम आया है। अब क्या यहाँ पे मैं वैल्यू डाल सकता हूं, तो 1 AMU इक्वल टू क्या आया? 1/12 इंटू 1.99 इंटू 10⁻⁻23 कर सकते हैं ग्राम? कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। अब क्या हुआ देखो, इसको और थोड़ा बेटर वे में लिखते हैं। 1/12 अपॉन 1.99 इंटू 10⁻⁻23 लिख सकते हैं बच्चों? लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? इसको नीचे ला दिया, इसको डिवाइड किया, तो ये क्या आया? 1/6.022 इंटू 10⁻, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 23। हुआ या नहीं हुआ? ये किसके बराबर है? 1 AMU। जब इसको मैंने इसको देखा तो ये एक नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। इस नंबर को आज से हम इन्हें एवोगैड्रो नंबर बुलाया करेंगे। क्या बुलाया करेंगे? एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। और ये एक यूनिट है बच्चों, एवोगैड्रो नंबर जस्ट एक यूनिट है। मान लिया गया कि इतना अगर कुछ भी हो, इतना एवोगैड्रो नंबर के बराबर अगर मेरे पास पैसा है, तो मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास 1 मोल पैसा है। क्या बोल सकता हूं? 1 मोल। 1 मोल आज से इसको बोला जाने लगा, सही है ना? अब से हम इसको क्या बोला करेंगे बच्चों? एवोगैड्रो नंबर को 1 मोल। क्या बोलेंगे? 1 मोल बोलेंगे। 1 मोल एटम है, इसका मतलब कितना एटम है? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम है, सही है ना? 1 मोल पैसा है, इसका मतलब 1 मोल पैसा है मतलब तो मोलपति हो गया हम लोग। करोड़पति से नया हमने डिराइव किया टर्म्स, क्या आज से हम बुलाएंगे? मोलपति। अभी हम इसका कैलकुलेशन करेंगे कि अगर हमारे पास 1 मोल पैसा हो, 1 मोल रुपीज हो, तो हम खर्च अगर पर डे 5 करोड़ करते हैं तो कितना टाइम लगेगा इस पैसे को खर्च करने में? कैलकुलेशन भी करेंगे, डोंट वरी, सही है? बस अभी के लिए क्या याद रखोगे? ये हमारे लिए एवोगैड्रो नंबर है और किसके बराबर होता है? 1 मोल के बराबर होता है, सही है बच्चों? इतनी बात समझ आई या नहीं आई? अरे आ गई क्या? बोल ही नहीं रहे हो। आ गई क्या बात समझ? अगर आ गई है तो इसको क्या कर लोगे? छाप लोगे, सही है ना? छाप लोगे। अभी थोड़ी सी मोल के बारे में भी मैं बताऊंगा, टेंशन ना लो। देखो, जैसे हमारे लिए बात करता हूं मैं डजन, डजन समझते हो? मैं दुकान पे जाकर बोलता हूं भैया 1 डजन मेरे को सेव दे दो, या 1 डजन आम दे दो, 1 डजन केला दे दो। तो जब तक डजन बोला, इसका मतलब मेरे दिमाग में एक फिगर आती है ना, एक नंबर आता है ना कि कितना मैं बोल रहा होगा, 12। वही 1 मोल बहुत बड़ी नंबर है, ये इमेजिन ही नहीं होती है, ये नंबर इमेजिन ही नहीं होती है कितना बड़ा है, बट इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे, डोंट वरी। तो मोल हमारे लिए, अब मोल भी या 100 अगर मैं बोलूं तो 100 क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, पैसा हो सकता है, क्वांटिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 1000 है ना, 2000, 3000, क्या हम ऐसा बोलते हैं क्या कि 20 100 बोलते हैं क्या? नहीं, 2000 बोलते हैं। 100 तो एक यूनिट था ही ना मेरे पास, 100 एक यूनिट था ही ना, तो फिर हमारे लिए 1000 लाने की क्यों जरूरत पड़ी? क्यों जरूरत पड़ी? सोच रहे हो ना? सोच रहे हो ना? बोलो। तो अपने को सिंप्लिसिटी के लिए हम यूनिट की डिराइव करते हैं, सही है ना? तो मोल भी हम लोग एक बड़े नंबर को छोटा सा यूनिट दे दिया है, मोल बोल दिया, इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर होगा। बार बार मैं ये नंबर बोलूं, उससे अच्छा है कि 1 मोल बोल दूं। क्लियर है बच्चों? 1 मोल बोल दूं तो आपको पता चल जाएगा कि ये नंबर क्या है, ये नंबर क्या है। क्लियर है? मोल कॉन्सेप्ट, मैं मोल कॉन्सेप्ट जब स्टार्ट करूंगा तो फिर से मोल के बारे में मैं बताऊंगा, डिस्कशन करूंगा। अभी मैं एटॉमिक मास पे हूं, इसलिए मैं मोल के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। बस आपको मोल टर्म आए तो इसका मतलब यही है, साफ साफ यही मतलब है कि उसमें कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ रुपीज हो सकता है, बताओ? 6.022 इंटू 10⁻23। बस इतना ही याद रखना है। याद रह जाएगा? याद रह जाएगा बच्चों? याद रह जाएगा ना 100%? देखो, नेक्स्ट हमारे पास आती है, ये चीज तो आपको पता चल गया ना एमयू। तो अब से
अब से अभी और भी थोड़ी सी हम डिस्कशन करेंगे। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास में हमारे पास और भी चीजें आती है। मास की बात कर लेते हैं। एटॉमिक मास में लिख देता हूं इधर, एटॉमिक मास, सही है ना। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास यूनिट लेस है बच्चों। हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया। 20 तक तो याद होना चाहिए आपको। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, सॉरी फ्लोरीन के बाद आपके पास नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, है ना। उसके बाद क्या आता है बच्चों, क्लोरीन। फिर हमारे पास बोलो आर्गन, आर्गन के बाद पोटेशियम और कैल्शियम। 20 तक याद होना चाहिए। देखो नंबर में लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18 19 and 20। ये एटॉमिक नंबर है। क्या है, एटॉमिक नंबर। इधर मैं मास, एटॉमिक मास लिखता हूं, एटॉमिक मास लिखता हूं। ध्यान से सुनोगे, एटॉमिक मास की यूनिट नहीं होती है तो यूनिट नहीं लिख रहा। एटॉमिक मास लिखता हूं, ध्यान से सुनोगे बेटा, ध्यान से सुनोगे। 100% सुन रहे हो, बोलो। चलो मैं एक नंबर देता हूं 1 4, है ना, 1 4 7 17 और 18। ये नंबर याद रखोगे, 1 4 7, है ना, ये 17 हो गया और 18 हो गया। ये नंबर याद रखोगे। इसको छोड़ के ये नंबर को छोड़ के हमारे पास क्या है, अगर एटॉमिक नंबर इवन है, एटॉमिक नंबर इवन है, इवन समझते हो ना, इवन और ऑड। इवन है तो हमारे पास मास को जस्ट ट्वाइस कर दोगे, और ऑड है तो मास नंबर को ट्वाइस करो और उसमें +1 ऐड करोगे। फिर से रिपीट करता हूं, ये सिर्फ 20 तक के लिए वैलिड है। अगर हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर इवन है तो मास जस्ट ट्वाइस कर दो, इसको छोड़ के, सही है। और एटॉमिक नंबर ऑड है, एटॉमिक नंबर ऑड है तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको क्या करना है बच्चों, उस केस में आपको सिंपली क्या करना है बताइए। उस केस में क्या करोगे, ऑड है तो डबल करो और उसमें +1 कर दोगे। देखो मैं करके दिखाता हूं। हाइड्रोजन एक्सेप्शन है बच्चों यहां, ये बस इस रूल का, मैं रूल नहीं है, जस्ट ये ऑब्जर्वेशन को मैं बता रहा हूं। तो 1 × 1 किया तो 1 आया, आ गया, सही है। 1 के लिए 1 ही है बच्चों। हाइड्रोजन तो सबको पता है कि हाइड्रोजन का मास 1 होता है। हीलियम 2 है तो 4 आएगा, है ना। 3 ऑड है ना बच्चों, तो 3 2 क्या आएगा, 6 + 1 क्या आया, 7 आया। देखो आ गया ना। बेरिलियम एक्सेप्शन है यहाँ, है ना, तो यहाँ याद रखोगे एक ज्यादा होता है, 4 2 8 + 1 9। बोरोन नहीं है बच्चों, 5 का तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो 5 ऑड है ना बच्चों, 5 × 2 + 1 क्या करोगे, 11 आया। क्लियर है। कार्बन 6 × 2 क्या आया, 12 आया। नाइट्रोजन एक्सेप्शन है, देख लो, 6 × 2 14 आया। ऑक्सीजन 8 × 2 क्या आया, 16 आया। आ गया बच्चों। यहां पे देखो, बोलो 9 है ना, तो 9 × 2 + 1 क्या है, 19 आया। नियोन 10 × 2 20 आया बच्चों। बोलो 11 × 2, देखो कतई ज़ाहिर पॉइंट है या नहीं है, कतई ज़ाहिर पॉइंट है या नहीं है बच्चों, है। मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है ना, देख लो मजा आ रहा है बच्चों। फिर हमारे पास 14 × 2 है ना, 14 × 2 करोगे ना तो क्या आएगा, 28 आएगा। फिर हमारे पास बोलो इधर 15 × 2 + 1 31 आ गया, सही है। 16 × 2 = 32 आ गया। 17 × 2 करोगे, 2 + 1 35 होना चाहिए, लेकिन होता क्या है 35.5। क्यों होता है इसके बारे में हम आगे ये करेंगे, सही है। आगे हम एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं इसके बारे में। 18 × एक्सेप्शन है ना बच्चों, तो इसका 40 होता है, याद रखोगे, सही है। के 19 × 2 + 1 क्या आया, 39। बोलो 20 है ना, 20 × 2 40 आ गया। याद कर लिया नहीं कर लिया,
कतई जहर तरीके से याद किया है हमने, और ये आपको याद होने चाहिए 20 तक। 20 से ज्यादा कभी भी गिवन होगा तो उसको आपको दी होगी, 20 से ज्यादा अगर कोई नंबर दिया होगा तो उसको आपको मोर मास दिया होगा, टेंशन ना लो। एक याद रख सकते हो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, 56 इसका मास होता है। कॉपर का 63.5 होता है, याद रख सकते हो, 29 एटॉमिक नंबर होता है। ये दो का याद रखोगे, बाकी का जरूरत अभी नहीं पड़ने वाला है, सही है। बाकी अगर जरूरत पड़ी तो आपको वो गिवन होगी, 100% गिवन होगी, टेंशन ना लो। चले आगे बढ़े बड़े बच्चों, अरे बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग, बोल रहे हो क्या? बड़े आगे ना। अब देखो, जैसे एटॉमिक मास हमने निकाला, वैसे क्या निकाल सकते हैं हम? मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं, सही है ना। मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं, निकाल के देखें। ये स्क्रीनशॉट ले लिए हो ना सब? बस बेटा आगे देखते हैं क्या है यहां। मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास क्या होगा? मोलिकुलर मास क्या होगा? सोच के देखो। मोलिकुलर मास यानी कि वही मास ऑफ मोलिकुल्स, किसी भी मोलिकुल्स का मास 1/12 है ना, 1/12। अब C12 एटम से कितना ज्यादा है? वहां एटम का मास देख रहे थे, यहां पे किसका मास देखेंगे? मॉलिक्यूल्स का मास देखेंगे। बात समझ में आती है क्या? तो इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे? मॉलिक्यूलर मास लिखो, मॉलिक्यूलर मास क्या लिख सकते हो? मॉलिक्यूलर मास इज द नंबर, क्या लिख सकते हो? मॉलिक्यूलर मास इज द नंबर which tells how many times heavier the mass of molecules than the 1/12 mass of 1C12 एटम। क्लियर है बच्चों? जैसे एग्जांपल ले लो, मॉलिक्यूल्स का बात करें, एग्जांपल CO2 की बात करें, तो अगर मॉलिक्यूलर मास पूछा है तो यूनिट लेस होगा। मॉलिक्यूलर मास पूछा है तो यूनिट लेस होगा। तो मॉलिक्यूलर मास CO2 का क्या होगा? बताओ क्या होगा? कि मास इसमें क्या है? मास यानी कि एटॉमिक मास लिखोगे, मॉलिक्यूलर मास निकालना है ना, mm मोलिकुलर मास ऑफ CO2 निकालना है, तो क्या लिखोगे? कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 2 टाइम्स ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन लिख सकते हो। देखो यही तो है, इंडिविजुअल एटम के एटॉमिक मास को सम कर दोगे तो मॉलिक्यूलर मास दे देगा। तो एटॉमिक मास कार्बन का कितना पढ़ा हमने अभी? 12 प्लस 2 इंटू क्या लिखोगे? एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16, तो ये कितना आता है? 44, सही है ना, 44। वही आपसे पूछा होता कि मास ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स बताओ क्या होगा? CO2 मॉलिक्यूल्स क्या होगा? तो क्या लिखते? 44 AMU लिखते। बात समझ में आ रही है? 44 AMU लिखते, यानी एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट कर देते सिर्फ। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? यहाँ पे क्लियर है? 100% क्लियर होना चाहिए, सही है ना बच्चों? अरे बोलो हाँ है ना। देखो अब मेरे पास आता है यहां से ध्यान से सुनोगे। अब हमारे पास समराइज करता हूं, जो चीजें मैंने पढ़ाया है उसको समराइज कर दूंगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। समराइज करता हूं, देखो लिख लिया आप लोगों ने, और भी बहुत सारे एग्जांपल लेने वाला हूं, टेंशन की बात नहीं है। बाबा के रहते हुए टेंशन लेना है क्या आपको? बिल्कुल नहीं। ऑक्सीजन एटम है, O एटम है, देखो ऑक्सीजन एटम है क्या? ऑक्सीजन एटम है। यहां पे हमने क्या पढ़ा बताओ? एक एटॉमिक मास पढ़ा, एटॉमिक मास, सही है। एटॉमिक मास ऑक्सीजन का सिर्फ 16 लिखोगे। क्या लिखोगे? 16 लिखोगे। वही हमारे पास क्या होता है? बताओ क्या होता है? मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, O एटम। इसका मतलब क्या है? ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि मास ऑफ 1 O एटम कितना होगा हमारे पास? तो पढ़ा हमने 16। यूनिट क्या? AMU। क्लियर है बच्चों?
मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम के लिए हम कैसे निकाल सकते थे बताओ? एटॉमिक मास इनटू, मैं लिख देता हूं 1/12 मास ऑफ 1C12 एटम, यही पढ़ा था। तो इसी चीज को तो हमने एएमयू बोला है, तो एटॉमिक मास कितना है 16, और इसको क्या लिख दोगे एएमयू। तो मास ऑफ ऑक्सीजन एटम आ गया क्या? मास ऑफ ओ एटम आया नहीं आया बच्चों? आ गया ना, मास ऑफ ओ एटम आ गया, एटॉमिक मास आ गया। तीसरा हमारे पास टर्म्स आता है मोलर मास। क्या आता है? मोलर मास। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोलर मास क्या होता है? मोलर मास क्या होता है देखना, ध्यान से देखना। मोलर मास क्या होगा कि मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम, ध्यान से देखोगे 1 मोल ऑक्सीजन एटम के मास को हम मोलर मास बोलते हैं। यानी कि ये क्या लिखने की कोशिश कर रहा है कि मास ऑफ 6.022 into 10⁻23 एटम ऑफ ऑक्सीजन। सही है? यानी कि एक एटम का मास कितना है? बोलो बोलो बच्चों, है ना, बताओ। एक एटम का मास 16 AMU। टोटल कितना एटम है मेरे पास? तो इतना एटम है, तो टोटल मास कितना आएगा बताओ? टोटल मास कितना आएगा बच्चों? देख लो, बहुत ध्यान से देखना। तो 6.022 into 10⁻23 आया। तो इसको मैं क्या करूंगा? बहुत प्यार से 16 AMU है, AMU को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/Na लिख सकता हूं ना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही प्रूफ की थी 1/Na into 6.022 into 10⁻23। ये यूनिट क्या होगी? ग्राम में आएगी। सही है? अब यहां से देखो 16 है ना, इंटू 16 इंटू ये Na कैंसल, ये भी Na है, ये भी Na है, तो 16 ग्राम आया। इसका एक्चुअल मतलब क्या है कि 16 इंटू AMU का वैल्यू हमने अभी देखा था ना। AMU की वैल्यू कितनी होती है? 1/AMU की वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आता है बच्चों? बताओ फटाफट। AMU की वैल्यू कितनी आती है? 1.66 into 10⁻24 ग्राम। तो इतना छोटा ये मास होता है, और ये देखो ये कितना बड़ा रहता है। तो कभी आपको ऑक्सीजन अकेला नहीं दिखाई देगा, ऑक्सीजन बहुत सारे दिखाई देंगे। हम ग्राम में अगर कोई आपको आंसर बोल रहा है, अगर मैं पूछा कि ऑक्सीजन का मास कितना होता है, अगर 16 ग्राम बताया किसी ने, तो वो क्या बताया होगा? सोच के देखो क्या बताया होगा कि मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन बताया होगा। 16 सिर्फ बोला होगा तो क्या बोला होगा? सिर्फ 16 बोला होगा तो एटॉमिक मास बताया होगा। अगर 16 AMU बोला होगा तो एक ऑक्सीजन एटम का मास बोला होगा, एक ऑक्सीजन एटम का मास बोला होगा। ये बहुत छोटी क्वांटिटी है, बहुत बड़ी क्वांटिटी है। याद रखोगे, अब से याद रखोगे। एक रिकैप हो गया, दूसरा रिकैप देखो मेरे बच्चों। चलो, ऑक्सीजन एटम हो गया। वैसे ही हमारे पास मॉलिक्यूल्स भी तो आ सकता है, मॉलिक्यूल्स भी आ सकता है। ध्यान से देखिएगा क्या, देखिए मॉलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं। कौन सा मॉलिक्यूल्स? H2O ले लेते हैं, खुश हो जाओ। H2O में वही फिर से एक एटॉमिक मास की जगह मॉलिक्यूलर मास आएगा। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा बताओ? 2 ऑक्सीजन है, 2 into 1 plus 16 18 आया। यूनिटलेस। इधर क्या निकालेंगे हम? मोलर मास किसका? मोलर मास ऑफ वाटर। यहां पे क्या निकालेंगे बच्चों? मास ऑफ 1 H2O मॉलिक्यूल्स। सही है? तो 1 H2O मॉलिक्यूल्स का यानी कि 18 डायरेक्ट लिख दो क्या इस बार? 18 AMU होगा। और यहां पे देखो ये क्या बोल रहा है कि मास ऑफ 1 मोल H2O मॉलिक्यूल्स। ये ध्यान से समझिएगा बच्चों, यही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर क्या है? मास ऑफ 6.022 into 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो एक मॉलिक्यूल्स का अपने को पता है, वी नो दैट मास ऑफ 1 H2O मॉलिक्यूल्स कितना है बच्चों? अरे बोलो 18 AMU, यानी कि बोलो 18 1/Na ग्राम हो गया, है ना। यानी कि बताओ, सो लिख देता हूं मास ऑफ 6.022 into 10⁻23 एटम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। क्लियर है बच्चों? देखो क्या आया?
18 इंटू 1 बाई Na इंटू इतना से मल्टीप्लाई कर दो 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। ये और ये कैंसिल हो गया, क्या आया 18 ग्राम। अब देखो यहां से की पॉइंट निकल के आया, की पॉइंट निकल के आया। देखो तीनों नंबर सेम, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तीनों नंबर सेम है। तीनों नंबर अनफॉर्चुनेटली सेम आ रही है। तो अब से आपको क्या याद रखना है? अब से आपको क्या याद रखना है? बस एक छोटा सा पॉइंट कि अगर आपसे एटॉमिक मास पूछा तो एटम होगा, एटॉमिक मास पूछा तो क्या बताओगे आप? सिर्फ नंबर बताओगे। मास पूछा एटम का, एक एटम का, तो ए म्यू बताओगे या यू बताओगे। मोलर मास पूछा तो ग्राम में लगा दोगे। इसी को हम आगे चल के ग्राम एटॉमिक मास भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? ग्राम एटॉमिक मास। ये भी हमारे लिए क्या होगा? इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। अरे क्लियर है क्या? क्लियर है क्या बच्चों? क्लियर है ना? 100% क्लियर होना चाहिए। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखो बच्चों, अब अपने को जो पढ़ना है वो ग्राम एटॉमिक मास। हालांकि ये पढ़ा दिया आप लोग को, जिसको मोलर मास भी बोलते हैं, बट बहुत सारे बच्चों को अगर ये नहीं बताऊंगा ना तो बोलेंगे कि सर आपने ग्राम एटॉमिक मास तो पढ़ाया ही नहीं। कोई बात नहीं, टेंशन ना लो। कहीं भी ग्राम एटॉमिक मास किसी भी एटम का अगर दिया है तो उसके मोलर मास के इक्वल कर दो। अगर सपोज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम दिया है तो इसका मतलब क्या है कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना होगा? सोच के देखो, उसका मोलर मास कितना होता है? 23 मोलर मास। मोलर आ गया, इसका मतलब ग्राम दिया आएगा, 23 ग्राम होगा। जैसे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23 आया, वैसे ही अगर ग्राम एटॉमिक क्या ले सकता हूं? एटॉमिक मास ऑफ क्या ले सकता हूं? एल्युमिनियम, तो क्या आ जाएगा? 27 ग्राम आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ग्राम एटॉमिक मास कितना आया? सोचो, अगर मैं बोलूं कि कितना एटम है भाई इस 23 ग्राम सोडियम में, 23 ग्राम सोडियम में सोडियम का कितना एटम प्रेजेंट है, क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं? कर सकते हैं यार। देखो, अपने को पता है कि मास ऑफ 1 सोडियम एटम कितना है? Na एटम कितना होता है बच्चों? 23। क्या AMU होता है? एक का। सही है ना? तो टोटल मास कितना है ना? सो नंबर ऑफ सोडियम एटम कैसे निकलेगा? सोचो बच्चों, ये तो सिंपल है ना। अगर मैं बोल रहा हूं कि एक एटम 5 या एक एटम का 5 ग्राम वेट है और टोटल हमारे पास जो वेट है ना वो 100 ग्राम है, तो टोटल एटम कितने होंगे? 100 डिवाइडेड बाई क्या करते हो? 5, 20 आ जाता है, यानी टोटल मास डिवाइडेड बाई मास ऑफ 1 एटम, यही करते हो। लेकिन दोनों का यूनिट हमने क्या लिया? सेम लिया था ना। ऊपर में 100 ग्राम था, नीचे में भी ग्राम था। ऐसा नहीं ना कि 100 kg डिवाइडेड बाई 20 ग्राम कर दूं और क्या कर दूं? सॉरी 5 ग्राम कर दूं तो 20 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल गलत है। दोनों को यूनिट को क्या करना पड़ेगा? आपको पहले सेम करना पड़ेगा। देखो यहां पे, यानी कि मैं लिख देता हूं टोटल मास ऑफ क्या आएगा बच्चों? टोटल मास ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाई मास ऑफ 1 सोडियम एटम। ध्यान से देखना, टोटल मास कितना है? 23 ग्राम है ना, अपॉन मास ऑफ 1 23 AMU है। क्या ये ग्राम है और ये AMU है? क्या इसको ग्राम में मैं कन्वर्ट करूं? करना पड़ेगा। 23 अपॉन 23 इंटू 1 बाई ग्राम। क्लियर है बच्चों? यही होता है। अब देखो 23 से 23 कैंसिल, Na ऊपर गया तो Na आया, नहीं आया? Na आया क्या? ये ग्राम से ये भी ग्राम कैंसिल, तो Na एटम आया। नंबर ऑफ एटम कितना आया? कि नंबर ऑफ सोडियम एटम कितना आया बच्चों? बोलो। Na एटम आया। Na एटम बोले तो एवोगैड्रो नंबर, यानी 6.022 into 10⁻23 एटम। यानी कि ये क्या है? मैंने आपको सिखाया था ना कि ये 1 मोल है। क्या है ये? 1 मोल है। तो देखो अब डेफिनेशन क्या लिखा गया है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम या एलिमेंट को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? ग्राम एटॉमिक मास। और इसकी यूनिट क्या होगी? ग्राम में होगी। इसकी यूनिट क्या होगी? ग्राम में होगी हमेशा। देखो ये समझ आया क्या? फिर से रिपीट कर देता हूं आपके लिए कि मास ऑफ 1 सोडियम एटम 23 AMU होता है। नंबर ऑफ सोडियम एटम क्या है? टोटल मास ऑफ सोडियम अपॉन मास ऑफ 1 सोडियम एटम 23 डिवाइडेड बाई 23 AMU। AMU को हमने ग्राम में कन्वर्ट किया,
मैंने बताया कि केजी को ग्राम से नहीं कैंसिल कर सकते, तो दोनों को या तो केजी में कन्वर्ट करो या दोनों को ग्राम में कन्वर्ट करो। तो इसको मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया तो Na आया। Na क्या है? 1 मोल है। तो 1 मोल एटम का मास को ही हम क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। ग्राम एटॉमिक मास से हम मोलर मास भी बोला करते हैं, मोलर मास भी बोला करते हैं। याद रह जाएगा, याद रह जाएगा। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है बच्चों, बहुत सिंपल और बहुत प्यारा, याद रहेगा। देखो अब आगे चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ, कुछ अब क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्लियर है? कुछ क्वेश्चन की तरफ आएंगे। आते हैं, टेंशन ना लो, वहां भी आते हैं। क्वेश्चन क्या है? बहुत प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चंस क्या है? फाइंड द मोलिकुलर मास में बोल रहा हूं, मोलिकुलर मास बोल रहा हूं, इसका मतलब यूनिट आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। फाइंड द मोलिकुलर मास ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल्स। एक कंपाउंड दे देता हूं, खुश हो जाओ। कंपाउंड्स, ध्यान से सुनना। मैं जैसे H2O तो ले चुका हूं ना, HCl ले लेता हूं पहला, दूसरा HNO3 ले लेता हूं। इसमें से आपको कम से कम 40 से 50 में देने वाला हूं, जिसमें से 6 या 7 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, रेस्ट ऑफ दी आपके लिए होमवर्क होगी। HNO3 हो गया है ना, C6H12O6 हो गया। 4 नंबर हमारे पास शुगर ले लो, C12H22O11 हो गया। 7 यूरिया ले लो, NH2CONH2 हो गया। इसको यूरिया भी बोलते हैं बच्चों, इसको शुगर बोलते हैं, याद रखना। इसको ग्लूकोज बोलते हैं और इसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं और इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, याद रह जाएगा। 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। अब हमारे पास क्या है? और क्या है? यूरिया हो गया ना। और दे देते हैं ना क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस हमारे पास लो भाई, KCl ले लो, KNO3 ले लो, है ना। उसके बाद NaOH ले लो, NaOH ले लो, क्लियर है? NaOH ले लो। फिर हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला मास आएगा NO बेटा, बट यहां लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं। NaCl है। फिर हमारे लिए क्या है? और भी ले सकते हैं बच्चों, HCl ले लो, H3PO4 ले लो, H3PO2 ले लो, है ना। 12 13 SO2 ले लो, SO3 ले लो, 15 है ना। फिर हमारे पास क्या हो सकता है? N2O5 ले लो, 16। और क्या H2SO4 लिख दिया है क्या हमने? नहीं लिखा है ना, लिखो, इंपॉर्टेंट एसिड है। HClO4 लिख दिया है क्या? नहीं लिखा है, लिख लो HClO4 लिख लो। 17 K3FeCN, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, CN6। 18 बताओ, है ना, FeCO5 लिख लो, क्लियर है। 19 भी हम आ जाते हैं बच्चों, 19 की तरफ आ जाए क्या? आसान है ना। ले लेते हैं कोई और भी एग्जांपल, CO2 ले लो, 20 ले लेते हैं, CaCO3 ले लो, 21 MgCl3 ले लो, 22 MgSO4 ले लो। ये सारे क्वेश्चन है आपके लिए। मैं 2-3 क्वेश्चन करके बताता हूँ, 2-3 क्वेश्चन आपके लिए करके बताता हूँ। इसमें से एक कर दूंगा और इसमें से रेंडमली कोई कर देता हूं, ठीक है। जैसे ये कर दिया, ये कर दिया, ये ले लिया, सही है। फिर हमारे लिए क्या है? इसमें से एक ले लिया, इसमें से एक ले लिया, इधर भी एक ले लिया, खुश हो जाओ। देखो इतना सारा क्वेश्चन लिया है मैंने। ये क्वेश्चन का पहले स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ये क्वेश्चन का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? स्क्रीनशॉट ले लिया तो देखो मैं क्या करता हूं, 6 क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, रेस्ट ऑफ दी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा, आप रिपोर्ट करोगे करके। क्योंकि अगर ये फाइंड नहीं करने आया ना, ये फाइंड नहीं करने आया ना, तो आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, आगे बढ़ ही नहीं सकते, याद रखोगे। देखो मैं बताता हूं, अब हमारे लिए क्या है? C6H6 है, ये वाला तो रफ ही कर देता हूं। देखो C6H12O6 है, तो क्या फाइंड करना है? मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास यानी कि एटॉमिक मास 6 टाइम्स कार्बन है, 6 टाइम्स ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। एक बार 2 बार मैं लिख के बता देता हूं, बाद में मैं लिखूंगा नहीं। प्लस 12 टाइम्स ऑफ एटॉमिक मास ऑफ
atomic mass of oxygen, sorry hydrogen, plus 6 times of atomic mass of, बताओ ऑक्सीजन, तो 6 इंटू कार्बन का एटॉमिक मास तो 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस बताओ 6 इंटू क्या होगा 16 होगा, इसको ऐड करोगे तो 180 आएगा। क्लियर है बच्चों? पहला क्लियर है। दूसरा देखो H3NaOH का निकाल लेते हैं, NaOH का भी, है ना। बाकी ये रफ कर लूं, देखो रफ कर देता हूं। NaOH का जब हमने निकाला मोलिकुलर मास, अभी यहां पे मैं लिखूंगा नहीं, बोल देता हूं, ध्यान से सुन लोगे। मोलिकुलर मास ऑफ NaOH जब निकाला तो मास किसका लेना? एटॉमिक मास Na का। एटॉमिक मास Na का 23 होता है, याद करो, प्लस एक ही Na था ना, यहां देखो ऑक्सीजन एक ही है तो 16, प्लस हाइड्रोजन कितना है? एक ही है तो ये 40 आ गया। आया नहीं आया? H3PO4 में देखो कितना मोलिकुलर मास कितना आएगा बच्चों? मोलिकुलर मास कितना आएगा बताओ फटाफट। 3 हाइड्रोजन है तो 3 इंटू 1, प्लस फास्फोरस 1 है तो कितना होता है फास्फोरस का? 31, प्लस 4 ऑक्सीजन है तो 4 इंटू 16। कर लोगे क्या? कैलकुलेशन कर लोगे, कैलकुलेटिव पार्ट है, आप कर लोगे। इधर देखो SO3 की बात कर लेते हैं। SO3 में हमारे पास क्या है? मोलिकुलर मास निकालना है, ध्यान से देखिए। सल्फर 1 है 32, प्लस 3 टाइम्स ऑक्सीजन है, बताओ अरे आया नहीं आया? बोलो। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 80 आएगा क्या? 80 आएगा। क्लियर है बच्चों? अब देखो K3, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनोगे। अब इसको मैं इधर इसको रफ कर देता हूं, ये छाप डालो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लिए। देखो मजेदार तरीके से बताता हूं, मजा नहीं आएगा आपको। क्या है? K3 जब है, K3Fe(CN)6 है, 3 टाइम्स ऑफ पोटेशियम है, 3 टाइम्स ऑफ पोटेशियम 39 था, प्लस आयरन कितना है? 1 है 56 बताया था, प्लस ये देखो पहले 6 है, Cn का होल 6 है तो 6 इंटू कर दोगे आप भी। Cn है ना, तो कार्बन कितना है? कार्बन बोले तो 12, एक नाइट्रोजन है प्लस 14। क्या आप इसको नहीं सॉल्व कर लोगे? उम्मीद करता हूं ना आपसे हो जाएगा। हो जाएगा बच्चों 100%। तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन होमवर्क करोगे, क्योंकि ये होमवर्क नहीं करोगे तो अगला लेक्चर आपको समझ में कम आएगा। तो आज के लिए बच्चों हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।